नमस्कार। मेरे चैनल पर नमस्कार। अशोक बालियान जी का स्वागत है। और आज अशोक बालियान जी का जो हम विषय हमने चुना है वो बिल्कुल ठेठ इनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक विषय है, पॉलिटिकल विषय है। और अशोक बालियान जी स्वयं एक जाट नेता हैं और जाट समाज से आते हैं, और जाटों की एक बहुत बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल वेस्ट यूपी में। उसका राज्य स्तरीय जो पार्टी का दर्जा है वो भी चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है। तो अशोक जी, पहले तो ये बताइए कि ये किस आधार पर हुआ और इसका क्या नुकसान राष्ट्रीय लोकदल को होगा। देखिए, ये चुनाव आयोग ने जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें राष्ट्रीय लोकदल ने भले ही 8 सीटें जीती हो, लेकिन उसको 6% से कम वोट मिला था। तो उसमें दोनों शर्तें होनी चाहिए कि न्यूनतम 3 सीटें जीती हो, लेकिन 6% से अधिक वोट प्राप्त किया हो। तो लोकदल ने उसमें से एक शर्त पूरी नहीं की। उसने 3 सीटें से अधिक सीट जीती, लेकिन 6% से कम वोट प्राप्त किया। तो इसलिए उसका जो राज्य स्तर का दर्जा था, चुनाव आयोग ने फर्जी उसको समाप्त किया है। अब वो केवल एक चुनाव आयोग में पंजीकृत दल के रूप में है, न कि मान्यता प्राप्त दल के रूप में। इन दोनों में अंतर है। पंजीकृत पार्टियां तो इस वक्त चुनाव आयोग में लगभग 3,000 के आसपास होंगे भारत में, लेकिन मान्यता प्राप्त दल जो है उनकी संख्या बहुत कम रहती है। तो इसलिए राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव आयोग के फैसले से तब तक कोई आगे निर्णय नहीं आता, गैर मान्यता प्राप्त एक पंजीकृत दल के रूप में रहेगा। तो इसका और रही राष्ट्रीय स्तर नुकसान पर की हस्ती, नुकसान नुकसान क्या होगा, इससे क्या चीजें होती हैं, इसका क्या देखिए, मतलब है। जब कोई दल केवल पंजीकृत होता है और मान्यता प्राप्त नहीं होता है, हम्म। तो फिर वो चुनाव आयोग की मर्जी है कि जो वो उसके चाहे चुनाव चिन्ह को देने के लिए वो उसके लिए उसकी स्वीकृति दे या ना दे। कल जैसे राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव आयोग को एक प्रार्थना पत्र दिया है हम्म। कि आने वाले इस जो उत्तर प्रदेश में अभी नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, लोकल बॉडीज के, कि हम्म। उसको उसी का चुनाव चिन्ह जो उसके पास था, हैंडपंप दिया जाए। लेकिन कानूनी रूप से अब चुनाव आयोग उसके लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल भी, हर चीज। तो यानी कि सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि इनका जो हैंडपंप वाला इनका जो चुनाव चिन्ह है, सबसे पहले तो वही चला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। उस चुनाव चिन्ह को कोई भी पार्टी लोकल स्तर पर कोई भी कैंडिडेट उस चुनाव चिन्ह को मांग सकता है। और चुनाव आयोग अब बाध्य नहीं है कि वो राष्ट्रीय लोकदल को उसका चुनाव चिन्ह सभी सीटों के लिए आवंटित करे। इसमें कुछ कुछ मुझे ये मालूम हुआ, मैंने जब इस बारे में थोड़ी सी तहकीकात करने की कोशिश की तो मुझे ये मालूम हुआ कि जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं उन्हें लखनऊ में एक दफ्तर भी मिलता है, शायद वो दफ्तर भी इनके हाथ से चला जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल आपने ये सही आपकी जानकारी में आई है बात। हम्म। राष्ट्रीय लोकदल को लखनऊ में एक राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त पार्टी होने के कारण एक ऑफिस के लिए जगह आवंटित थी। हम्म। और मैं समझता हूँ कि अब वो तब तक कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आता है, तो अब वो उसके लिए दिक्कत नहीं रही है। और वो दफ्तर उससे लिया जा सकता है निकट भविष्य में। हम्म। तो थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइए कि जो राष्ट्रीय लोकदल की बैकग्राउंड है, पहले चौधरी चरण सिंह के समय किसी और नाम से हुआ करती थी, उसके बाद फिर इसका नाम बदला गया, फिर ये जनता दल में मर्ज हो गई, फिर अलग हुई। थोड़ा सा मुझे इसकी क्रोनोलॉजी समझाइए कि राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पहले क्या रहे हैं और इस पार्टी का किस तरीके से बैकग्राउंड रहा है राजनीति में यहाँ पर। देखिए, हर्ष जी चौधरी साहब के जब चौधरी साहब अंतिम समय में 1984 के वक्त में पैरा अटैक से पीड़ित हो गए थे, हम्म। उस वक्त अजीत सिंह जी विदेश से आए थे। और हम्म। वो चौधरी साहब के साथ नहीं रहते थे, बल्कि 17 मीना बाग में रहते थे, दिल्ली में। हम्म। उनकी मृत्यु के बाद में जब लोकदल पे वर्चस्व की लड़ाई हुई, तो उस वक्त में लोकदल में हेमवती नंदन बहुगुणा थे, मुलायम सिंह जैसे लीडर थे। तो उस वक्त जो है ये लोकदल में बिखरा हो गया था, और लोकदल ए और लोकदल ब बन गया था। और अच्छा। फिर इसके बाद में आपके लोकदल ए ध्यान में और होगा लोकदल बे टिपिकल कैसे बने थे, क्या क्या कैसे कैसे बना था। तो उनमें डिफरेंसेस हो गए थे। और हम्म। अजीत सिंह ने अपना लोकदल ए बना लिया था, और हेमवती नंदन बहुगुणा जी
ने अपना लोकदल बै बना लिया। अच्छा। लेकिन फिर अजीत सिंह जी ने अपने लोकदल का विलय, उस वक्त आपके ध्यान होगा जी के चंद्रशेखर जी की पार्टी जो जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह के हम्म। और तमाम विपक्ष के नेताओं के एक साथ मिलने से इंदिरा गांधी के खिलाफ केंद्रीय सत्ता में आई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद बिखराव के कारण जो टूटकर अलग अलग टुकड़े हो गए थे। तो उसी में थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर की पार्टी थी जनता पार्टी, उसमें अजीत सिंह जी ने अपने लोकदल का विलय कर दिया। अच्छा। तो ये अजीत सिंह जी के साथ में ये बहुत बार हुआ कि वो अपनी पार्टी का विलय करते रहे। एक बार उन्होंने चंद्रशेखर के साथ अपने पार्टी का विलय किया, एक बार उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विलय किया, और फिर वो कांग्रेस के साथ कांग्रेस से कब किया बाहर था? आए तो वो टिकैत साहब की जो कांग्रेस के साथ कब किया? राजनीतिक विंग थी भारतीय किसान यूनियन की, फिर उसकी कमान संभाली हर्षी नहीं नहीं, उन्होंने। कांग्रेस के तो साथ इस पर कब विलय किया था? कांग्रेस के साथ आपने कहा कि ये कब किया था? 90 के दशक में वो कांग्रेस में चले गए थे। अच्छा। और हाँ ये जी, जनता दल जो वीपी सिंह वाली थी, इसमें भी तो शायद इन्होंने मर्ज किया था पार्टी को। ये तो इसके इसके बाद जब ये जनता पार्टी में विलय इनका हुआ चंद्रशेखर की पार्टी में, फिर हाँ उसी वक्त वीपी सिंह जी कांग्रेस से हर्ष जी बाहर आ गए थे। तो हाँ। उन्होंने एक जन मोर्चा बनाया था, जन मोर्चे ने फिर तमाम विपक्षी पार्टियों के घटकों को एक साथ मिलाकर फिर जनता दल बनाया था। फिर हम्म अजीत सिंह जी जनता दल में चले गए थे, हम्म जनता पार्टी का विलय जनता दल में हो गया था। हम्म फिर वहां से जनता दल जब टूट गया, वो भी सत्ता में केंद्रीय सत्ता में लंबे समय नहीं रह पाया, और जब वो टूट गया तो उस वक्त देवीलाल जी अलग हो गए थे, चौधरी अजीत सिंह जी वीपी सिंह मुलायम के सिंह साथ अलग हो चले गए। गए थे। हाँ जी। तो फिर ये जनता दल में रहे कुछ दिन तक, तो फिर जनता दल से अलग हो गए, क्योंकि जनता दल में एसआर मुंबई के साथ में इनका झगड़ा हो गया। तो फिर जनता दल ए बन गया, जनता दल मुंबई, मुंबई के नाम से जनता दल बै रह गया। तो इस तरह जनता दल के भी दो टुकड़े हो गए। तो अजीत सिंह जी हमेशा, अजीत सिंह जी का जो दौर था वो उस राजनीति का दौर था जिसमें उनकी पार्टी मर्ज करती रही, फिर बाहर आती रही, फिर उसके टुकड़े होते रहे और वो बिखरती रही। ये चला। तो ये वर्तमान लोकदल का स्वरूप कब आया जो इस समय चल रही है? ये वर्तमान लोकदल का जो स्वरूप आया, जिसको अभी कल परसों चुनाव आयोग ने मान्यता समाप्त की है, ये आया जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पार्टी को अजीत सिंह जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही उनके टिकैत साहब से फिर मतभेद हो गए, और उन्होंने टिकैत साहब की पार्टी का नाम बदल कर जो है फिर राष्ट्रीय लोकदल, उस पार्टी का विलय राष्ट्रीय लोकदल में किया। और राष्ट्रीय लोकदल को उस वक्त कोई चुनाव आयोग में चला रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा जो पार्टी ये एक्टिव थी। थोड़ा सा जो टिकैत साहब की पार्टी वाला है, हमारे दर्शकों को ये भी थोड़ा सा बताइए कि वो कब बनी थी, कैसे कैसे, क्या नाम था उसका, अच्छा थोड़ा क्या था कि बहुत। ये हरिद्वार हरिद्वार में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने उस इसके जब ये चौधरी अजीत सिंह 90 में उनके साथ चले गए थे, कांग्रेस के साथ चले गए थे, उसके बाद जो है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने सोचा कि एक पॉलिटिकल विंग भी, हालांकि टिकैत साहब की इच्छा नहीं थी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन में बहुत सारे लीडर ऐसे थे हर्ष जी जो चाहते थे कि भारतीय राजनीति किसान में यूनियन आया की जाए। एक विंग होनी चाहिए। तो उन्होंने हरिद्वार में एक पार्टी का गठन किया, लेकिन फिर टिकैत साहब भी चाहते थे कि बीकेयू को हम चलाएं। तो वो उसके उस वक्त जब गठन किया था तब भी उनकी इच्छा नहीं थी, फिर बाद में उन्होंने उसकी कमान जो है चौधरी अजीत सिंह को सौंप दी थी। क्या नाम था उस पार्टी का, क्या? लेकिन चुनाव में भी उसको कोई खास सफलता नहीं नहीं, मिली उस थी, मुश्किल टिकैत से जो 10 या 12 सीटें मिली थी। टीकेयू ने जो संगठन बनाया था राजनीतिक, उसका नाम क्या था जो बाद में अजीत सिंह को दे दिया गया? उसका भारतीय किसान कामगार पार्टी था। अच्छा अच्छा। और फिर ये लोकदल जी। राष्ट्रीय लोकदल कब बनी है? और ये जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए और मुश्किल से 10-12 सीट मिली उसको, तो उसके बाद जो है अजीत सिंह जी ने राष्ट्रीय लोकदल को कोई और दूसरे व्यक्ति चला रहे थे चुनाव आयोग में, तो उन लोगों से बात करने के बाद में अजीत सिंह जी ने फिर उसको टेक ओवर कर लिया था, उस राष्ट्रीय लोकदल को। तब से ये आज तक जो थी ये वही राष्ट्रीय लोकदल थी जो टिकैत साहब की पार्टी के बाद अजीत सिंह जी ने उसको टेक ओवर किया। और एक वो जो लोकदल चलाते हैं वो सुनील सिंह, वो दावा करते हैं कि असली वो वो लोकदल वो वो क्या है? वो एक अलग लोकदल, जब ये राष्ट्रीय लोकदल था वो तो उसी वक्त में सुनील सिंह ने भी उसको रजिस्टर्ड किया हुआ था, तो वो उस वक्त से उसको भी चला रहे हैं। वो नाम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, वो लोकदल शायद है एक या राष्ट्रीय राष्ट्रीय लोकदल लोकदल है है? और एक लोकदल है। हाँ 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 हाँ। जी।
तो तो वो चला रहे हो। अब मैं इस बारे में हम मुद्दे पे आते हैं कि जो इनका राज्य स्तरीय पार्टी का जो इनका स्टेटस चला गया है, वो उस मुद्दे पर आते हैं हम। और पिछले मुझे लगता है कि पिछले दो चुनाव उत्तर प्रदेश के जो हैं वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के लिए, 2017 का भी, 2022 का भी। भले ही 2022 में जी 8 जी विभाग जीत के आए हैं, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बीजेपी से हुआ था, और जी वो जी। सबसे ज्यादा सफल दौर रहा था राष्ट्रीय लोकदल का। और उसी समय शायद इसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया था। आपको याद होगा कि 2009 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 5 सांसद जीत के आए थे इनके, और उस समय जी जी। बीजेपी के साथ इनका पैक्ट था। तो यहाँ पर हाँ इसे जी। इसे इस तरह से भी देखा जाता है कि बीजेपी के साथ जब से छोड़ा राष्ट्रीय लोकदल ने, उसका डाउनफॉल कायदे से तभी से शुरू हुआ। देखिए हर्ष जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी के साथ अलायंस से राष्ट्रीय लोकदल कमजोर हुआ। राष्ट्रीय नहीं नहीं, लोकदल कमजोर नहीं हुआ। कमजोर। मैं कमजोर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब तक राष्ट्र बीजेपी के साथ रहे जब तक तो ठीक रहे। बीजेपी से हाँ हाँ। थोड़ा उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ। देखिए क्या था कि हम्म। अजीत सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का जो अलायंस है पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, वो हर चुनाव में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस रहा। और ये भी एक वक्त आ के देश में लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी को एक टाइम में बहुत शिखर तक पसंद किया, लेकिन एक टाइम में क्षेत्रीय पार्टी को लोगों ने पसंद भी नहीं किया। तो हम्म। ये भी एक कारण रहा है। हम्म। आपने देखा होगा कि एक वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट को क्षेत्रीय पार्टियां चलाती थी। बिहार में लालू यादव चलाते थे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव चलाते थे। हम्म। हर क्षेत्रीय पार्टी चलाती थी। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में वो देवगौड़ा साहब की पार्टी। एन टी रामाराव थे, और उड़ीसा में बीजू पटनायक साहब थे, हरियाणा में चौधरी देवीलाल थे। तो ये सब क्षेत्रीय पार्टी के लीडर जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाते थे। हम्म। और उसी की उपज थी कि उस वक्त देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। हम्म। क्षेत्रीय पार्टी के मिलने की वजह से चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे। हम्म। वीपी सिंह जी ने जनता क्षेत्रीय पार्टी को जोड़कर जनता दल बनाया था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय स्वरूप, राष्ट्रीय हित के लिए क्षेत्रीय पार्टी को सपोर्ट करना उचित नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी को कभी भी राष्ट्रीय हित नहीं देखती, वो अपना वो अपने स्वार्थ निजी देखते हित हैं देखते जो हैं सब लोग। देखने में आए हैं। हम्म। वो सब हाँ अपने जी। निजी हित देखते हैं। हकीकत बात तो ये है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो चाहते हैं कि देश में आज के जो करप्शन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट जो कार्रवाई कर रही है, वो कभी नहीं चाहते क्षेत्रीय दल के देश में ऐसी स्थिति आए कि उनको कोई स्टेट में उनके ऊपर कोई बंदिश से लगाए। तो इसलिए ये लोकदल भी उसी कड़ी में जब क्षेत्रीय पार्टियों को जनता ने नकारना शुरू किया, तो धीरे धीरे लोकदल भी कमजोर हो गया। और आपने देखा भी होगा कि कृषि कानूनों को लेकर भी जयंत ने जो अच्छे कृषि कानून थे उनका विरोध किया था। फिर अग्निवीर योजना है जिसको हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा बताया है और सेना के हित में बताया है, उसका भी जयंत चौधरी ने विरोध किया है। तो लोगों ने देखा कि जयंत चौधरी अपने अपने स्वार्थ के लिए जो किसानों के अच्छे कानून थे उनका भी विरोध किया है। तो धीरे धीरे ये चीजें लोगों को दिखती है। इसीलिए 2022 में उनको समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस के बावजूद भी कोई खास समर्थन थोड़ा ही मिला है। आपने देखा होगा कि 38 सीटें तो मिली है, जबकि उसको 33 सीटों पर चुनाव लड़े थे वो, और जीते केवल 8 में है। और 8 में भी 2-3 सीटें तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं इसकी पार्टी से। सही बात और है। ये दूसरा एक ये भी बदकिस्मती है कि ये चौधरी राष्ट्रीय लोकदल में ये भी था कि अगर कोई भी उभरता हुआ नेतृत्व जाट कम्युनिटी का किसी दूसरे दल से आएगा, तो ये भी अब युवाओं की समझ में आ गया है कि ये राष्ट्रीय लोकदल उस नेतृत्व को उभरने नहीं देना चाहता। नंबर एक। नंबर दो, हर्ष जी, राष्ट्रीय लोकदल कभी भी डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन कभी भी उसने बागपत क्षेत्र में भी यहाँ तक के डेवलपमेंट के कार्य नहीं किए। हाँ, वो हमेशा चुनाव में आता रहेगा और ये कहेगा कि पिछड़ापन है, लेकिन उस जब भी वो सत्ता में रहा उसने कभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई बड़े डेवलपमेंट का खाका तैयार नहीं किया। ये वो जबकि हर सरकार में रहे हैं, वो बीजेपी सरकार में रहे हैं, वो मुलायम सिंह जी की सरकार में रहे हैं, वो अखिलेश के साथ भी हैं, वो मायावती जी के साथ भी रहे हैं, वो नरसिंह राव के साथ भी रहे हैं, वो मनमोहन सिंह की सरकार में 2014 तक मंत्री रहे हैं। हाँ। लेकिन
ये दुर्भाग्य रहा कि उसने कभी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां उसका वोट बैंक है, वहां कोई भी विकास का बड़ा खाका नहीं खींचा है, बिल्कुल भी। 2009 में तो बड़ा अजीबोगरीब हुआ था। 2009 में जीत कर तो आए बीजेपी के समर्थन से, और शामिल हो गए फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में। वो तो एकदम चुनाव के बाद ही चले गए थे, वो तो पूरे हाँ दुनिया ने हाँ देखा था कि चुनाव के बाद ही चले गए। हाँ। तो मुझे चुनाव के लगता है बाद ही कि चले गए। इसमें थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना कि एक थोड़ी सी जो सिद्धांतों से हट जाने वाली चीजें हैं, जो कभी चौधरी चरण सिंह ने नहीं की। उनके समय में बहुत चीजें सिद्धांतवादी थी और वो सिद्धांतों पे अपने चलते थे। उन चीजों को वैल्यू नहीं किया अजीत सिंह ने, और यही वजह है कि पार्टी का इतनी स्थिति आ गई कि पिछली विधानसभा में तो इनकी उपस्थिति ही शून्य हो गई थी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर्षा आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह तो ये चाहते थे हम्म, कि खेती में निर्भरता कम हो, यानी कि खेती से लोग हटें। और हाँ। जयंत जी चाहते हैं कि खेती में लोग हो रहे हैं। भाई खेती इतनी छोटी हो गई कि वो अधिक लोगों को कैसे संभाल सकती है। सही तो बात है। ये तो चौधरी चरण सिंह की उलट राष्ट्रीय लोकदल इस वक्त चल रहा है। चौधरी हाँ, चरण सिंह तो हमेशा चाहते थे कि खेती से लोग सभी सेक्टर में किसान का आए। बच्चा तरक्की करे, अच्छी नौकरी करे, बाहर निकले, बिजनेस करें। बिल्कुल 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 जय। हम्म, और जो 3 कृषि कानून आए थे वो इसीलिए तो आए थे कि खेती पर निर्भरता घटेगी हाँ किसानों के, और किसानों के बच्चे सेवा सेक्टर में, एग्रीकल्चर के दूसरे सेक्टर में आएंगे। हाँ। तो इसीलिए देखिए जनता क्या ने हुआ कि धीरे धीरे। हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और भी क्या सभी जगह ये स्थिति है कि कास्ट छोटी होती जा रही है। भाई पहले जी उनके पास 50 बीघे जमीन थी, दो बेटों में 25-25 बीघे हो गई। फिर उनके बच्चों में 12.5-12 हो गई। फिर दो दो ढाई ढाई बीघे रह गई। तो इसमें कोई लाभ नहीं है किसी का। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। अब हम्म, कोई कोई तुक नहीं बनता। ये देखो, अग्निवीर का विरोध करने का जयंत जी का क्या 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 बनता था। आज उसको हाईकोर्ट ने भी कहा कि ये गलत था, हम्म, जो लोग विरोध कर रहे थे। और सेना जो लाई है इसको, वो अच्छी है बहुत ही। सारी दुनिया में उसको किया गया है लागू। और हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अब क्या कहोगे आप फिर। सही बात है, सही बात है। आज कृषि कानून के बाद तो किसान की हालत आप देख ही रहे हो कि हम्म, जो रिफॉर्म किया था कृषि में, जिसका जैन जी विरोध कर रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल विरोध कर रहा था, संयुक्त हम्म, किसान मोर्चा आज खुद समाप्त हो लिया। अगर हम्म, हर्ष जी संयुक्त किसान मोर्चा की नीति सही होती तो आज, अभी आपने देखा होगा पिछले महीने 20 तारीख में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कितनी भीड़ गई थी, कितनी भी नहीं गई। हाँ सही बात। तो राष्ट्रीय लोकदल ने कोई अपना ऐसा खाका नहीं बनाया है विकास का या किसानों के लिए कि जो वो, अब वो ये कहता है कि अपने मैनिफेस्टो में ये करूंगा। अरे जिसके साथ अलायंस वो, अगर वो मैनिफेस्टो में कहेगा तभी तो उसको तुम लागू करवाओगे। सही बात है। आज आपने जो हमारी कम्युनिटी को 2013 में जाट समुदाय को कुचलने वाले लोग आज किसके साथ हैं। हम्म, आप देखो किसके साथ है हर्षी, वो सब जयंत के साथ है। हम्म, जयंत ने उसी पार्टी से अलायंस किया है जिस 2013 में जिसने जाटों को कुचलने का काम किया था। हम्म। तो आप क्यों गए आखिर। क्या उन लोगों ने माफी मांगी है, या कि हमने 2013 में गलत किया था। उन्होंने तो आज तक अगर स्वीकार नहीं किया इस हर्षी बात को। हाँ। कोई आदमी जिसने हमारे समुदाय को, जाट समुदाय को कुचलने का काम किया हो, क्या उन्होंने कभी माफी मांगी है कि हमने वो गलत किया था और उस टाइम आप जाटों के आप साथ आप अन्याय हुआ मेरे था। ख्याल में आप मेरे ख्याल में मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं, 2013 की। बिल्कुल हर्ष जी। हाँ। आज वो सारे के सारे लोग जयंत के साथ खड़े हुए हैं, और जयंत उनके साथ अलायंस में भी है। हम्म। तो इस मुद्दे को लेके जो अभी एक तो इनका जो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा गया है, एक तो ये बात। दूसरे, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को कंटिन्यू करना। इसके बारे में जो आपके जी वेस्ट यूपी की जो जाट कम्युनिटी है, वो लार्जर जो उसका वर्ग है, वो क्या सोचता है, कैसे कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, क्या है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं हमारे जाट कम्युनिटी में हर्ष जी, हम्म, वो क्योंकि चौधरी चरण सिंह के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। हम्म। तो आज भी वो ये सोचते हैं कि भाई शायद आरएलडी ये पार्टी बनी रहे। को हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो यूथ है, जो देश के डेवलपमेंट को देख रहा है, हम्म, जो ये जानता है कि खेती से जाट समुदाय का अब तक जीवन नहीं चल सकता, खेती के साथ उसको अन्य सेक्टर में जाना पड़ेगा, उन लोगों ने पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय लोकदल को नकार दिया है। तभी आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत सारे दूसरे दलों में उभरते हुए चेहरे आज जाट राजनीति में आगे बढ़ने का तो सबसे कार्य कर इसका रहे हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि बागपत सीट 2 बार से लगातार आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हम्म, आप लगातार देखो, सत्यपाल तोमर का अगर हम बात करें तो उनके डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो बागपत में उनके कार्यकाल में
इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना तो वहां 70 साल में कभी भी नहीं हुआ। सही बात है। आज वहां 4-4, 5-5 नेशनल हाईवे बागपत को जोड़ते जा रहे। हम्म, सही बात है। ये है हर चीज। तो अब इसमें आपको राष्ट्रीय लोकदल का, मुझे लगता है कि वो, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है इस बारे में, ये भी सुनने में आ रहा है कि ये लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं, इस फैसले के खिलाफ। और कानूनी इसमें दांव पेच चलेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। हालांकि जैसे कि तकनीकी रूप से आपने कहा है कि 6% वोट तो इन्हें नहीं मिले, मेरे ख्याल में 4 या 4.5% के करीब 2022 में भी इन्हें वोट मिले हैं। हाँ, लेकिन ये विपक्षी दलों में दूसरे नंबर की पार्टी थी। इनका दावा है कि बसपा और कांग्रेस से भी ज्यादा वोट आरएलडी को मिले थे। देखिए, जब चुनाव आयोग ने इनको अभी इनकी मान्यता को समाप्त किया है, तो उसने 2022 को भी उसमें काउंट किया है। और 2022 में राष्ट्रीय लोकदल को 3% से कम वोट मिली है, 8 सीट मिलने के बावजूद भी। अच्छा अच्छा। रही कि आप कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट में जाना सबका अधिकार है। निश्चित तौर पर अगर राष्ट्रीय लोकदल को ये लगेगा कि भाई उनके साथ इलेक्शन कमीशन ने न्याय नहीं किया है, तो वो कोर्ट में जाए और अपनी बात को वहां रखें। हर्ष जी, आप एज ए वेस्ट यूपी के किसान नेता, एज ए जाट नेता, आज की तारीख में जयंत चौधरी को क्या एडवाइस करना चाहें? देखिए, हम जयंत चौधरी को एडवाइस करना चाहते हैं कि वो रिफॉर्म का विरोध ना करें। जो डेवलपमेंट हो रहा है पश्चिम में, जो जिस दल ने इतना बड़ा डेवलपमेंट किया है, उसकी अनदेखी ना करें। और जो हमारा समुदाय है उसको सही राय दे। जैसा उसने कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलनरत थे, खासकर उत्तर भारत के, उसमें मैं कहूंगा कि वो, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन जो संयुक्त किसान मोर्चे में थी, उनके लीडर भी जाटी हैं। लेकिन जयंत तो कानूनों, मुझे इस बात का सबसे बड़ा ऐतराज है जयंत जी, कि हम एक मिनट मान सकते हैं कि किसान नेताओं ने कृषि कानूनों को न पढ़ा हो, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि जयंत चौधरी ने कृषि कानूनों को नहीं पढ़ा होगा। जयंत चौधरी को काले कानून को बताने से पहले ये भी बताना चाहिए था देश को कि इन कानूनों के इस धारा में किसान की जमीन छीन जाएगी। लेकिन उन्होंने किसान हित के कृषि कानूनों को वापस कराने में संयुक्त किसान मोर्चे की मदद की है। ये उन्होंने ठीक नहीं किया है। मेरी राय है कि जयंत जी को, कि वो इस तरह के रिफॉर्म को, जो जाट समुदाय के या किसान समुदाय के पक्ष में है, उसको मतलब है उसका विरोध करना छोड़ दें और एक अपनी पार्टी को ठीक ढंग से लेकर चलें और उन लोगों के साथ अलायंस करें जो लोग सत्ता में ईमानदारी की बात करते हो, सत्ता में विकास की बात करते हो। आज आप जिस पार्टी के साथ आप अलायंस में हो, उसने तो भर्ती में इतना बड़ा अन्याय किया था कि अपनी कम्युनिटी के सब लोग लिए थे। ये तो खुद मैं नहीं कह रहा ये बात, ये चौधरी अजीत सिंह जी ने कही थी ये बात, जिस टाइम मुलायम सिंह सरकार से यादवों को भर्ती में ज्यादा लिया गया, था। यादव ज्यादा शामिल किए गए, यादव। हाँ, ये तो ये और फिर आप उसी के साथ हो, तो क्या आपने उनसे ये बात की है कि आपने ऐसा क्यों किया था पूर्व में? सही बात है। तो या तो आप अपने स्वार्थ के लिए गए हो, या फिर उन लोगों ने रियलाइज किया हो। तो जनता के सामने तो ये चीज आनी चाहिए ना हर्ष जी। तो मैं समझता हूँ कि उनको, और अब छोटी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि अजीत सिंह, जयंत चौधरी को कोई ना कोई अपना राजनीतिक फैसला दूरगामी सोचना चाहिए, जिससे कि उसकी कम्युनिटी का जो है जहां भलाई हो, उसको उस तरफ सोचना चाहिए, बिल्कुल सही न बात। कि अपना निजी स्वार्थ सोचना चाहिए। देखिए, हमारे हमारे जो वीडियो हमने जयंत चौधरी के बारे में या आरएलडी के बारे में पहले भी बनाए हैं, उसमें से क्या होता है कि कुछ हिस्सों को काट के आरएलडी वाले वायरल करने लगते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो आपने जयंत चौधरी जी को सलाह दी है, इस हिस्से को काट के लोग शेयर करेंगे और जयंत चौधरी तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो संभलें, अपने सिद्धांतों पे चलें जो चौधरी चरण सिंह ने बेसिक सिद्धांत है। और कृषि कानूनों को लेकर या किसानों की भलाई को लेकर जो गलत नैरेटिव बनाने की देश में कोशिश किए जा रहे हैं, कम से कम उन्हें पोषित करने की और उन्हें पुष्ट करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल सुधार करना चाहिए उनको। ये जो गलत नैरेटिव बनाया गया है जिससे कि पूरे किसान समुदाय को नुकसान हुआ है, ये बहुत गलत है। इससे तो इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा और इनको सुधार करना चाहिए। इसीलिए हर्ष जी अपनी कार्य प्रणाली में। चलिए अशोक जी, इस वैल्यूएबल डिस्कशन के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज बिजी भी हैं आप काफी, और आपको कहीं जाना भी है शायद जल्दी में है चलिए, ठीक है आपसे जी, बात नमस्कार होती जी। रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।